था, मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा खुद का कुछ बिजनेस होना चाहिए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानता हूँ। जो आप मन में सोचते हैं वही गॉड आपके लिए प्लान करता है। तो मेरे कॉलेज से मेरे मन में था कि बिजनेस चालू करना है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक इंस्पिरेशनल एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा। इंस्पिरेशनल इसके लिए द पर्सन जो आज आने वाले हैं, ही इज फ्रॉम द फार्मिंग फैमिली एंड ही हैज स्टार्टेड हिज ओन एंटरप्रेन्योर कंपनी। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एक सपना जो हम देखते हैं और उसको साकार करना और उसको हकीकत में लाना, वो बहुत ही इंस्पायर जर्नी होती है। ऐसे ही इंस्पायर जर्नी हम लेके आ रहे हैं रविंद्र आडवा जी की, जो कि वो डायरेक्टर है। रविंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चाय पे चर्चा शो पे। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। सो आप R3S सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है रविंद्र जी, और उसके साथ साथ आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपने MBA कंप्लीट किया हुआ है एंड नाउ आप अपना एक कॉर्पोरेट चलाते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज के लिए, सिक्योरिटी और मैन पावर के लिए है, राइट? सो ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, क्योंकि इंस्पायरिंग इसके लिए कि आपका जो बैकग्राउंड है, वो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो फार्मिंग से आया है। सो आपको क्या लगता है कि एज एन एजुकेशन आपने क्यों ऐसा सोचा कि ये आपको एज एन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए? कि कि एज एन फार्मिंग हम सोचे तो फार्मिंग जो पीपल रहते हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, दे आर विलेज पीपल, दे हैव लॉट्स ऑफ कल्चरल, हमारी सोसाइटी के बहुत सारे कल्चर पीपल रहते हैं, राइट? एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट टेक्निकलिटी, रनिंग, ये सारी चीजें कि ये ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सेटअप ऐसा होना चाहिए। तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मुझे एक बिजनेस चालू करना है? नमस्ते। मेरा नाम है रविंद्र आराव। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA ग्रेजुएट फ्रॉम द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुणे। 2012 के बैच में मैं MBA पास आउट हुआ। MBA में मेरा प्लेसमेंट हुआ था अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी में। उसके बाद मैंने मार्केटिंग का जॉब किया एज ए स्टेट मैनेजर, लेकिन बाद में मेरा मार्केटिंग में मन नहीं लग रहा था। मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा खुद का कुछ बिजनेस होना चाहिए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानता हूँ। जो आप मन में सोचते हैं वही गॉड आपके लिए प्लान करता है। तो मेरे कॉलेज से मेरे मन में था कि बिजनेस चालू करना है। मेरे शादी होने के बाद एज पर फादर इन लॉ के कनेक्शन से मुझे कस्टमर मिले कि अब मुझे कुछ बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आप मिलने के लिए आइए। साइड बाय साइड मैं G4S मल्टीनेशनल कंपनी में मैं सेल्स मैनेजर था। वहाँ पे मेरा काम क्या था कि लोगों को मिलना, प्रेजेंटेशन देना, कोटेशंस देना। मैंने वहाँ पे क्या देखा कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मैं खुद काम कर MBA ग्रेजुएट होने के बाद, वो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता? मेरी शुरुआत में उद्देश्य था कि मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मुझे जितनी सैलरी वहाँ पे मिलती थी, मुझे 14 साल पहले 17,000 सैलरी थी, वही सैलरी मैं खुद कमा सकता हूँ, मुझे एडजस्ट करना था। तो मैंने वो जॉब 6 महीने में क्विट कर दिया। वही टाइम मेरा बिजनेस का टर्निंग पॉइंट हुआ। और उस हिसाब से मुझे गरीब पसंद नहीं, मतलब गरीब पैदा हुए इसमें कोई गलती नहीं है, हम गरीब होकर मर जाएंगे, वो मुझे पसंद नहीं है। इसी सोच के साथ मुझे बड़ा बनना था, आगे बढ़ना था, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। उस कनेक्शन से मुझे दिशा मिल गई, वहाँ से मेरा बिजनेस का इंस्पिरेशनल जर्नी चालू हो गया मैडम। सो आपने ये बिजनेस की इंस्पिरेशन जर्नी चालू की, राइट? लेकिन आपने यही बिजनेस क्यों सोचा है कि सिक्योरिटी, मैन पावर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या इंडस्ट्रीज में, सारे अलग अलग कंपनीज में आप जो प्रोवाइड करते हो, तो व्हाट वाज द मेन रीजन? बाकी बहुत सारे बिजनेस स्कोप्स रहते हैं, आपसे ये दिस इज वेरी गुड क्वेश्चंस मैडम, आई लाइक इट। क्या है इस बिजनेस का मॉडल? क्या है कि हम कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एज पर द इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट करते हैं और बिलिंग करते हैं। इसमें लो इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद क्या चाहिए कि लो इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी ये आसान भी है। और मैं क्या, मेरा MBA होने के बाद, मार्केटिंग HR होने के बाद मेरा HR लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन था, और मेरा जॉब भी सेम था। तो वही जॉब में था मैं बिजनेस में मैंने कंसल्टेंसी चालू किया, बाद में एक सर्विसेज बढ़ा दिया। तो वही मेन रीज़न है कि मैं जॉब के वो अनुभव था, एक कनेक्शन मिला। और मेरा नज़र में MIDC एरिया है, जहाँ पे हम होम टाउन मेरा है रांजनगांव शुरू, वहाँ पे MIDC एरिया, MIDC में ये सर्विसेज तो लगता ही। वहाँ से मुझे दिखा कि यहाँ पे लगता है। भगवान अपॉर्चुनिटी सबको देता है, लेकिन आपको ढूंढना आना चाहिए कि आप कैसे उसको एक्वायर करते हो। भगवान को आप ब्लेम कर नहीं सकते, भगवान सभी को संधि देता है। वो संधि मैंने देखा, अच्छा लगा, आगे बढ़ता गया और सबने साथ दे दिया, इसी बिजनेस में आ गया। अमेजिंग। तो आपको कहीं लगता है एज ए बीइंग लाइक अ कल्चरल बैकग्राउंड, जहाँ से आप फार्मिंग से आए हो,
वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपको हेल्प हुआ है, बिकॉज हम जो कल्चर से बॉर्न होते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस वैसी होती है, हमारी एक्शंस वैसे होते हैं, सो वो आपको कितना हेल्पफुल किया आपके बिजनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टेइंग ग्राउंडेड। मेरा जलमई गांव में हुआ, खेती में। मेरे मम्मी पापा बहुत ईमानदार है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों को पढ़ाया। हम लोगों के पास तो पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, अभी मेरे मतलब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें उनका मेहनत उनका हॉनेस्टी, उनका हार्ड वर्किंग, उनका स्ट्रगल, वो हम सब ने देखा वहाँ पे। तो मुझे क्या, वो तो क्वालिटी उनसे मुझे पास आउट हो गया, लेकिन मैंने उससे आगे मैंने सोचा कि और आगे बढ़ूं, उनका क्वालिटीज लेके, मेरा टैलेंट लेके, भगवान का वर्शिप लेके मैं उसके वहाँ पे खेती से आगे बढ़ा। खेती में क्या होता है कि क्लाइमेट अच्छा नहीं रहता है, और कभी मार्केट नहीं रहता है, इतना मेहनत करके पैसा नहीं मिलता है, और बेचना नहीं आता है। वो अपन कुछ मटेरियल लेके जाएंगे ओनियन, तो वो उसकी मर्जी है, और सेलर उसके रेट से रेट देगा, मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से आउट ऑफ हो गया। यहाँ पे मैं बेचूंगा, मेरे रेट से बेचूंगा, मैं मेरे कस्टमर को मैं रेट दूंगा, वो एक्सेप्ट होता तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो बाकी फार्मिंग इज वेरी गुड, हम सबको चाहिए हो, लेकिन उस कारण से मैं फार्मिंग से आउट ऑफ होके ये बिजनेस कॉर्पोरेट में आ गया। अभी भी फार्मिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी बहुत सपना है कि गाँव में अच्छा फार्म हाउस आगे जाके बनवाना है। जिसे बताते हैं ना लोग कि एक पौधे को आप बचपन से ही नरिशमेंट करो तो आगे जाके बड़ा पेड़ बनता है, तो अच्छी क्वालिटीज होती है। वैसे ही मतलब आई वुड थैंक योर पेरेंट्स कि आप में इतनी अच्छी क्वालिटी डाली है, जो ऑनेस्टी, ट्रस्ट, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एक विश्वास, एक भरोसा होता है तो ही आपके क्लाइंट आपके साथ जुड़ सकते हैं। जिससे कि आप बताएंगे आपके साथ कैसे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, और आपने नए नए क्लाइंट्स के पास अप्रोच कैसे किया, आपके पुराने क्लाइंट्स कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है उनके साथ। क्या हुआ था सर, मैं लास्ट जो मेरा जॉब था G4S सिक्योरिटी कंपनी, वो जॉब करते समय मुझे एक व्यक्ति ने थोड़ा हेल्प मांगा कि मेरा एक कस्टमर है, आप मेरे साथ थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं, आप मेरे साथ चलिए। तो मैं वहाँ पे गया, उनको प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उन्होंने उनको बिजनेस दिया नहीं। लेकिन मैंने वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे अच्छा स्कोप है। बाद में उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने भी खुद के लिए वहाँ पे प्रपोजल प्रेजेंट किया, तो वो पहला कस्टमर मेरा वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी देख के बन गया। और बाय लकीली क्या हुआ, मुझे वो स्टाफ जो चाहिए वो भी वन टाइम 20 लोग मिल गए वहाँ पे। उस टाइम यूनियन हुआ था कंपनी में, उनके पास भी लोग नहीं थे, तो उन्होंने नए व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे दी। वैसे मेरा फर्स्ट कस्टमर बना वो SPM ऑटो करके रांजनगांव में। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा। अभी वो कस्टमर मेरे साथ है 11 साल से मैं उनके साथ अभी प्रोसेस करता हूँ। वो मेरा फर्स्ट कस्टमर है। मैं उसको मतलब जो भी मेरे कस्टमर मिले, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऑफिस चालू किया छोटा सा। उसके बाद मैंने कंपनी का विजिटिंग कार्ड बनवाया, प्रोफाइल बनवाया, और पहले दिन से मैंने मैडम कॉपीराइट किया था। मतलब जो मेरा लोगो है, लोगो है, हाँ। उनका दर्शकों, उनका लोगो है ना, वो R3G, आप लोगो बताएंगे। हाँ, आपका जो लोगो ये हमारा कंपनी का जो लोगो है R3S। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, R बोले तो मेरा नाम रविंद्र है, मेरा इनिशियल है। 3 मतलब मैंने क्यों लिया कि मेरे बिजनेस में 3 पार्टीज रहते हैं। हाँ। एक तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मैं एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, 3 एलिमेंट मिलके मेरा सर्विसेज रन होता है, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन में 3 रखा, S मतलब सर्विसेज। ऐसा मैंने कॉम्बिनेशन बना के मैंने 2014 में मेरा लोगो रजिस्टर किया, क्योंकि मेरा सोच था कि आगे बिजनेस बड़ा हो सकता है, कोई क्लेम नहीं करना चाहिए। यही लोगों के पीछे लॉजिक है, R3S लोगों के पीछे। और कस्टमर की बात क्या हो मैम, शुरू में लोग मेरा कार्ड भी नहीं लेते थे, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता था, हाँ गेट पे जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड अंदर भी नहीं लेते थे। तो शुरू में बहुत मुश्किल हुआ, फिर हमने हार नहीं मानी। हमने पूरे MIDC जो एरिया है, जहाँ पे मेरे कस्टमर है, वहाँ पे सब जगह प्रेफरेंस दिया। लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है, उनको भी डिफिकल्टीज आती है, उनको भी वेंडर नहीं मिलते। जिसको सर्विसेज चाहिए उन्होंने अपोजिट दिया, 1 मिला, 2 मिला, रेफरेंसेस मिले। फिर मेरे जो कस्टमर कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कौन सी मीटिंग अटेंड करता है, वो कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करो। HR में मैडम मेरे 2000 से ज़्यादा HR फ्रेंड्स है, वो मेरे उनके सर्कल में मैं जाता हूँ, अटेंड करता हूँ, समझता हूँ। मैं खुद MBA HR हूँ, तो मैं यंग लोगों के साथ या कस्टमर के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ। उनको क्या एक्सपेक्टेड है, कंप्लायंसेस चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रपोजल चाहिए, आई विल अंडरस्टैंड। तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमको अंडरस्टैंड करना है, वेंडर्स है तो काम करना आसान हो जाता है। बहुत सारे वेंडर अनपढ़, कम एजुकेटेड होते हैं, कंप्लायंसेस में ठीक नहीं करेंगे, तो उनको भी दिक्कत आती है, हमको भी दिक्कत आती है। ये मेरी छोटी सी क्वालिटी है कि वो अंडरस्टैंड मुझे जल्दी हो जाता है, और उनके साथ मैच हो जाता है, उनको जो चाहिए वो सर्विस
ऑन टाइम डिलीवरी हो जाता है, इसीलिए मेरे कस्टमर बढ़ते गए। ओ, आपने अपनी कंपनी की न्यू अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडिंग में, क्वालिटी वर्क प्रोवाइड में आपने विजन रखा है। और आपकी हार्डशिप देख के बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर हो गए जिसको स्टार्टअप करना है, जिनको आगे आना है, तो आप उनको क्या एज एन सजेशन देना चाहेंगे? मैं उनका तो वेलकम करना चाहूँगा। पहले बिजनेस जिसको इंटरेस्ट है, बहुत सब लोगों ने बिजनेस करना चाहिए, लेकिन क्या है वो स्टेप बाय स्टेप वो आना चाहिए। पहले उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसी बिजनेस में आए, उनको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ हो, मैंने कम नॉलेज में व्यवसाय चालू किया, मैं यहाँ तक आया, लेकिन सब लोग आ नहीं सकते, सबको किस लोगों का क्विट भी हो सकता है। तो उन्होंने कुछ काम करना चाहिए, किसी एमएनसी में, लोकल कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, कस्टमर का बेस रहना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंड करना चाहिए, मतलब थोड़ा 2-3 साल मिनिमम 2 to 3 years उन्होंने काम करना चाहिए। उसके बाद वो रिस्क लेना चाहिए। क्या होता है, कॉमन इंसान को आगे तो बढ़ना है, रिस्क नहीं लेना है। उनके जो बैकग्राउंड लोग है, वाइफ है, बाकी लोग है, वो जॉब और लाइबिलिटीज है, कोई फ्लैट लेता है, ईएमआईज होता है, तो जॉब बंद होगा तो इनकम नहीं आएगी, तो उनको विश्वास नहीं रहता। पहली बात रिस्क लेके विश्वास रखना चाहिए कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, फिर वो लोग बिजनेस में आए, बहुत काम करे, बहुत बड़े बने, हमारे उनको शुभेच्छा है। इंडिया 2047 में 2040 से इतना बड़ा बनने वाला है मैडम। अभी हम यहाँ पे बैठे, इससे बहुत, मतलब मैं अभी लास्ट मंथ में मैं दिल्ली में था एक HR कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आए थे। पूरे विश्व में सबसे बड़ा भारत बनने वाला है, सबसे ज्यादा यंग यूथ यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिनरल्स है, मतलब पूरी विश्व भारत में बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? हम सब युवाओं में, आप जैसे लोगों ने, आपके जैसे आपका भी मैं आभार मानता हूँ। आप हमारे जैसे इंटरप्रेन्योर के, बिजनेस वाले लोगों के स्किल समाज के सामने लेके आते हैं। आपके जैसे यूट्यूबर या चैनल की भी जरूरत समाज को है, क्योंकि आज तक क्या हुआ, मैं किसी के लोगों को बताया नहीं मैं बिजनेस करता हूँ। मैं क्या ऑफिस जाता हूँ, कस्टमर को मिलता हूँ, बिजनेस आता है, बढ़ता गया, लेकिन मैं अभी समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, ऑडियंस के सामने अभी तक गया नहीं। मुझे अभी लगता है कि मैं 10 साल होगा मेरे बिजनेस को, मैंने 2 साल में पॉडकास्ट क्यों नहीं किया, 10 साल क्यों वेट किया? अभी मेरा तो सपना है हर महीने मेरा एक वीडियोज या पॉडकास्ट या फिर जो भी है वो, बिल्कुल कि हम बात नहीं करेंगे तो लोगों को लोग समझेंगे नहीं, हम पहुंचेंगे नहीं ऑडियंस के पास, मेरे कस्टमर के पास। अभी तो बहुत बाकी है। राइट, सीरियसली कैसे रहता है दर्शकों, यही हमारा मकसद है, चाय पे चर्चा पॉडकास्ट का मकसद है कि बिजनेस टॉक करने के बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको हम यहाँ लेके आते हैं। हम यहाँ इसके लिए लेके आते हैं, हम आपको पढ़ाते नहीं है यहाँ पे, या तो फिर आपको ये नहीं बताते हैं कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हर बिजनेस में स्ट्रगल रहता है। ये सारे लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। क्यों ये बहुत ज़रूरी है, एक मनोबल आपका मजबूत बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बिहाइंड द सीन कैसे चलता है, कंपनी तो बाहर से दिखती है, लेकिन उसके पीछे बनाने में बहुत खून पसीना लगता है और बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। सभी ये जन जो यहाँ पे आए थे, आपके पास हम नए गेस्ट हर टाइम लेके आते हैं, हर एपिसोड में लेके आते हैं। हर गेस्ट का अपना एक स्ट्रगल जोन होता है, अपनी एक कामयाबी होती है, अपना एक मुकाम होता है एक पहुंचने का। सो आप जो यंग स्टार्टअप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो कोई चीज आपको रुकावट दे रही है, तो ये आप ये सुनिए, ये स्टोरी सुनिए, इंस्पायर होइए और आप अपना एक नया स्टार्टअप शुरुआत कीजिए। और इनका तो विजन यहाँ तक नहीं खत्म होता। इनका विजन ऐसा है कि उन्होंने यहाँ उनकी कंपनी में 1000 मैन पावर एट राइट अ मोमेंट उनके पास है, लेकिन उनका विजन है कि मुझे 10,000 तक लेके जाना है। तो ऐसे अच्छे हम कोहिनूर हीरे आपके लिए ढूंढ के लाते हैं कि जिन्होंने बहुत सक्सेस किया है अपनी लाइफ में। सो हम रविंद्र जी को पूछते हैं कि आपका जो 10,000 का टारगेट है, आप कैसे पूरा करने चाहते हो? मतलब कहाँ आपकी फ्रेंचाइजी एजेंट पूना में तो है, Yes. या कहीं और जाके, या कहीं हम इंटरनेशनल में भी सुनना चाहेंगे आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने पूछा। ये मैडम मेरे लिए एक बिजनेस नहीं है, मेरे लिए एक मिशन है, मेरे लिए एक फैमिली है, मेरा बिजनेस जो भी लोग है। तो मेरा मिशन क्या है कि भारत में जहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैसिलिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी में हमारे समाज को मुझे अवेलेबल करना है। बहुत जगह पे थेफ्ट हो जाता है, क्राइम हो जाता है। आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में 90 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड लोग काम करते हैं, सुरक्षा सेवक काम करते हैं। पुलिस कितना पता है? पुलिस है 28 लाख 30 लाख तक, मतलब
4 सिक्योरिटी गार्ड के गार्ड और यह पुलिस है। तो यूएस इज नॉट हैंड विथ मतलब उनको कैपेबल है, ऐसा नहीं है। पुलिस शॉर्टेज है, वो पूरे हिंदुस्तान को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिक्योरिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्केट है और फैसिलिटी है, मैन पावर है, कंपनीज को स्टाफ लगता है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। हमारा अभी प्लान कैसे मैम, अभी तक हम पुणे से ऑपरेट थे, अभी हमारा एक्सपेंशन है कि औरंगाबाद, मुंबई, नासिक, उसके बाद और अब माइला नगर, वो तो मेरा होम टाउन है, इस जगह पे हम ऑफिसेस अभी चालू कर रहे, टीम बढ़ा रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। कुछ हम मार्केट से फ्रीलांसर लोग जो है, कंसल्टेंट है, जो बिजनेस एसोसिएट हम लोग बना रहे हैं। तो अभी तक हमारा ग्रोथ स्लो क्यों हुआ कि हम लोगों ने एक्सपांड नहीं किया, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ। तो इसलिए मैं पुणे से यहाँ पे आया पॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन मेरे लिए अभी कोई लिमिट नहीं बिजनेस के लिए। हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कहाँ पे अहमदाबाद जा सकता हूँ, बैंगलोर जा सकता हूँ, अभी मेरा विजन ओपन है। पर दुबई भी आ सकता होगा कुछ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट बातें है तो, क्योंकि बिजनेस के लिए सीखना भी पड़ता है। खुद अपन ऑफिस जाके और मार्केट जाके बिजनेस नहीं होता है। आप जैसे लोगों को मिलना है, बिजनेसमैन को मिलना है और एचआर को मिलना है, तो उसमें सीखने को मिलता है और हम उनका कुछ जो डायरेक्ट स्ट्रैटेजी वो भी कॉपी हमारे बिजनेस में कर सकते हैं। इसलिए मेरा अभी स्लो क्यों हुआ कि हम 10 साल वही टाउन में थे या वही लोकल में थे। अभी हम एक्सपांड कर रहे हैं, वाशी में हमने अभी ऑफिस लिया है। ओह नाइस। अभी पिछले महीने हमारा औरंगाबाद में संभाजी नगर में साइट चालू हुआ है, वाशी में साइट चालू हुआ है। और मैडम एक बात मैं बताना मिस हो गया, मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा क्लाइंट है। ओह वेरी नॉट ओनली फॉर दी वर्किंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया जो पूना में स्थित है। मैंने नागपुर में काम किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ, वहाँ पे एंजा इंडिया लिमिटेड जो कुछ एमुनिशंस बनाती है उनके साथ हमने काम किया। अंधेरी में हमने एमएसएमई के साथ काम किया। अंधेरी में इंडियन आर्मी को हॉस्पिटल में हमने हमारे सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया। इंडियन आर्मी के बहुत सारे सेक्टर्स में आप जुड़े हुए हैं। प्राइवेट भी है सेक्टर, गवर्नमेंट के है। और हमें तो नागपुर से अप्रिसिएशन लेटर भी मिला है कि आपने अच्छा काम किया है नागपुर के लिए। हमारे लिए विजन इज नॉट मैटर, जहाँ पे बिजनेस एक्सपांड हो वहाँ पे भविष्य, तो मैं अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन भविष्य में तो मतलब और भारत में वो सब शेयर नहीं होगा, वहाँ पे हमारी सर्विसेज नहीं होगी। सो दर्शकों, चाय पे चर्चा पे हम ऐसे ही लोग आपके साथ लेके आते हैं, क्योंकि कैसे होता है, क्या हर इंसान अलग सोच रहती है और उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, R3G का मकसद क्या है, उनके आगे की प्लानिंग क्या है, यही चीज हम आपको दिखाना चाहते थे, उनकी जर्नी दिखाना चाहते थे। तो आपको या फिर उससे इंस्पिरेशन मिल सके या फिर आपको उनके साथ जुड़ना हो, उनके साथ कुछ नया वेंचर चालू करना हो, ही इज ओपन फॉर ऑल। ही इज इवन ओपन फॉर द इंटरनेशनल एज वेल एज वर्किंग इन इंडिया। एंड इंडिया में भी उन्होंने बताया बहुत सारी जगह पे उनको नए नए ब्रांचेस खोलने हैं। आपको उनके साथ जुड़ना है, उनकी कंपनी के साथ जुड़ना है, वो कंपनी कैसे काम करती है, ये सारे डिटेल्स तो हमने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, पूरे डिटेल हमने दिए गए हैं। और ये एपिसोड में आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग बिजनेस और आपको कुछ नया शुरुआत करना है, उनके साथ कोलैबोरेट होकर शुरुआत करना है, आप कमेंट में डाल सकते हो, आपको उनको कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ही इज ओपन टू वर्क इन इंडिया एज वेल एज इन इंटरनेशनल। और इनके विजन्स तो बहुत ही क्लियर है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। जाने से पहले हम उनको एक्नॉलेजमेंट करना बनता है फ्रॉम आवर टीम चाय पे चर्चा। प्रविंद्र जी, थैंक यू सर। ये छोटा सा एक्नॉलेजमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, आप हमारे साथ ऐसे ही बनते रहे सीजन 4 में। कहाँ पे? चाय पे चर्चा, पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ। और ये अपना सीजन 4 तो बहुत ही धमाकेदार रहा है। हम नए नए गेस्ट आपके साथ लेके आते हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर आपके साथ लेके आते हैं। आपको ये हमारा शो कैसा लगता है, आपको और क्या देखना पसंद है, वो भी हमें कमेंट कीजिए। क्या आपने हमारा सॉन्ग सुना है? तुम्हारी नहीं सुना? ये देखिए, ये लिंक है, जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारा सॉन्ग सुनिए, क्योंकि हमारी चर्चा और पॉडकास्ट तो हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर म्यूजिक टू यू ऑल। टेक केयर, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।